नमस्कार छात्रों, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सबका स्वागत है डी कोड एग्जाम पे। छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमने इसका एक सीरीज शुरू करी है, ठीक है, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की, जिसमें दिन प्रतिदिन आपको जो है से संबंधित यानी पूरे विज्ञान में जैसे जूलॉजी, बॉटनी यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी चारों टॉपिक से हम आपको इसमें जो है चैप्टर से संबंधित जो भी होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उनके हम यहाँ पे प्रश्न उत्तर आपको कराएंगे। और देखिए ये प्रश्न उत्तर किसी भी एग्जाम से भी हो सकते हैं, मिक्सअप हो सकते हैं, स्पेशली इसके अंदर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, ठीक है, अदर एग्जाम, वनडे एग्जाम, उन सब के क्वेश्चंस आंसर आपको हम यहाँ पे कराएंगे, ताकि इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको हर रेंज के जो भी जनरल साइंस के क्वेश्चन विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए छात्रों, उससे आपका अनुभव भी बढ़ता जाएगा और इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। तो छात्रों, जैसे आज जो हमारा है वो पार्ट 2 है, यानी कि इसका एक हम लोग सीरीज शुरू कर चुके हैं सामान्य विज्ञान की, जो कि स्पेशली आपके आने वाले एग्जामों में काफी ज्यादा उपयोगी होगा। तो चलिए छात्रों शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न उत्तर हैं। इसके अंदर प्रश्न उत्तर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सभी के मिक्स हैं छात्रों। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, ये रहा। दिए में आप सबको पता है कि जो तेल चढ़ता है यानी जो बाती है, कह रहा दिए में तेल की बाती में तेल का ऊपर की ओर उठना किस सिद्धांत पर यानी किस फेनोमेना पर भौतिक विज्ञान के उस पर आधारित है। तो देखिए छात्रों, सबसे पहली चीज तो अब इस वक्त तो आपको पता ही है कि अब ये वाले जो चिराग वगैरह होते थे, दिया तेल बाती जिसमें होता था, डिबरी जिसको बोलते हैं गांव देहात में, या लालटेन अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा, लालटेन वगैरह में एक कॉटन की स्ट्रिप होती है, पत्ती होती है जो कि डूबी रहती है आपके मिट्टी तेल यानी कैरोसिन के अंदर, और वो तेल लगातार उसमें जलता रहता है। बत्ती नहीं जलती है, बाती नहीं जलती है जो कॉटन होता है, बल्कि तेल जलता है। तेल खत्म हो जाएगा तो बाती भी जल जाएगी। तो यहाँ पे 4 विकल्प है और बता रहा आपसे कि बाती के माध्यम से तेल का प्रसार होता है। दूसरा विकल्प है तेल की तरल अवस्था। तीसरा केशिका क्रिया घटना है तेल की अस्थिरता। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है छात्रों। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कैपिलरी एक्शन। छात्रों, कैपिलरी एक्शन का मतलब होता है केशिका सिद्धांत। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो इसका होगा केशिका सिद्धांत। केशिका का मतलब होता है केश बराबर यानी बाल बराबर महीन रक्त वाहिनी हो, या आपकी कोई भी वाहिनी हो, कोई भी ट्यूब हो, वो ग्लास की भी हो सकती है, बॉडी के अंदर भी ट्यूब हो सकती है, ठीक है। वो केश का मतलब बारीक से बारीक जो भी पॉसिबल ट्यूब होगी छात्रों, उसके अंदर एक सिद्धांत होता है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है अराइजिंग होना यानी उठना, चाहे वो तेल हो या पानी हो या कोई भी तरह का द्रव हो छात्रों। तो जो लालटेन होता है उसमें जो तेल ऊपर की ओर बाती में चढ़ता है सिद्धांत, तो छात्रों उसमें केशिका क्रिया का सिद्धांत लगता है। यानी पहले प्रश्न के अंदर अगर आप उत्तर देखेंगे तो आपको ऑप्शन सी मिलेगा, ये ट्यूब के अंदर जो है चढ़ना। तो छात्रों लालटेन भी हो सकता है, दिया बाती भी हो सकती है, चिराग भी हो सकता है, कोई भी हो, बहरहाल आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, केशिका क्रिया सिद्धांत के आधार पर इस पे दिया बाती में जो है तेल ऊपर चढ़ता है। दूसरा प्रश्न है छात्रों, सुपर कंडक्टर्स आर सब्सटेंसेस विच। सुपर कंडक्टर, कंडक्टर आपने सुना जिसे हम चालक कहते हैं छात्रों, एक होता है अति चालक जिसे हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। यहाँ पे कह रहा है सुपर कंडक्टर वे पदार्थ हैं जो, उनमें किस प्रकार की विशेषता होगी, यहाँ पे आपसे पूछ रहा। पहला कहता है कि ये कम तापमान पर विद्युत का संचालन करते हैं, बहुत ज्यादा लोएस्ट टेम्परेचर पर विद्युत प्रवाह के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करते हैं। अब आप सब छात्रों पढ़े होंगे कि विद्युत धारा के अंदर ओम्स लॉ I बराबर V/R पढ़ा होगा। अगर प्रतिरोध बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाएगा छात्रों तो विद्युत धारा का प्रवाह कम हो जाएगा। तो कंडक्टर की खूबी ये होनी चाहिए, कंडक्टर का मतलब चालक, गुड कंडक्टर मतलब सुचालक, और अति चालक जिसे हम कहते हैं छात्रों उसको सुपर कंडक्टर कहते हैं। यानी चालकता, विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाना है हमें, तो हमें प्रतिरोध को कम करना है छात्रों। तीसरा विकल्प है विद्युत प्रवाह के लिए कोई प्रतिरोध नहीं प्रदान करते, और चौथा है उच्च तापमान पर विद्युत का संचालन करते हैं। तो छात्रों यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, ए है, बी है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ऑप्शन होने चाहिए ऑफर नो रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए विद्युत का प्रतिरोध को नगण्य कर देते हैं, ना के बराबर कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट जो है उसकी वैल्यू जो होती है, उसका मान जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी को हम अति चालकता कहते हैं छात्रों, ठीक है। इसको ऑप्शन सी यहाँ पे होगा, ठीक है। अति चालकता का मतलब हो गया कि विद्युत धारा का प्रवाह तब बढ़ जाए जब धारा में रुकावट यानी प्रतिरोध को कम से कम कर दी जाए। तो ये जो छात्र जो है पदार्थ होते हैं इनको हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। इसके अंदर लेड वगैरह भी का इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने के लिए सुपर कंडक्टर के लिए। जो अभी लेटेस्ट जो हाइपोथेसिस जो चल रही है और जो सिद्धांत पर काम चल रहा है वो सुपर कंडक्टर पर। तीसरा प्रश्न छात्रों कहता है प्रकाश किस में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। अब छात्रों आपको बता दें ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि प्रकाश से अब तक ज्ञात, प्रकाश से ज्यादा तेज चलने वाला भी कोई भी चीज वस्तु अभी तक ज्ञात लोगों को नहीं हुई है। यानी अभी तक वर्तमान में अगर माना जाए, प्रेजेंट टाइम में माना जाए तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज अगर कोई चीज ट्रैवल करती है, मार्ग को तय करती है, तो वो तो प्रकाश है छात्रों, ठीक है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि
किसमें का मतलब मीडियम्स यानी माध्यम के बारे में बात कर रहा है छात्रों। 4 विभिन्न प्रकार के माध्यम है। अब प्लास्टिक के अंदर से अगर आपकी हार्ड प्लास्टिक है, मार्कर है, तो उससे तो लाइट नहीं पास होगी। लाइट उसी से पास हो सकती है, प्रकाश उसी से गुजर सकता है जो कि ओपेक हो, ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि वो आपका पारदर्शी माध्यम हो। तो उसके अंदर हवा भी हो सकती है, कांच भी हो सकता है, पानी भी हो सकती है, गैस भी हो सकता है और निर्वात भी। तो छात्रों अब तक आपको पता होगा कि सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यहाँ पर जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगी, निर्वात में मिलेगी, वैक्यूम के अंदर। निर्वात का मतलब होता है शून्य, जहां पर कोई भी माध्यम और मीडियम ना हो। जैसे स्पेस के अंदर हम लोग छात्रों बात करते हैं, अंतरिक्ष के अंदर सूर्य का प्रकाश भी अंतरिक्ष से होता हुआ हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है, लगभग 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर की दूरी को तय करता है। ये यहाँ पे 10 की घात 8 लगा है, कंफ्यूज मत होइएगा छात्रों, ये मीटर में है। अगर आप किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 × 10 की पावर 5 यहाँ पे किलोमीटर हो जाएगा। तो दिए गए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा वैक्यूम यानी निर्वात में। छात्रों मीडियम जितना ज्यादा डेंस होता जाएगा, आपको बता दें डेंस का मतलब होता है सघन, यानी उसकी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक बढ़ता चला जाएगा। अगर हम बात करें डायमंड के अंदर, हीरे के अंदर, तो प्रकाश की चाल छात्रों सबसे कम होगी। ठीक है, तो यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे वैक्यूम यानी इसको हम निर्वात या कहीं कहीं पे छात्रों शून्य भी लिखा होगा, इसमें आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। चौथा प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अभी ये जो आ रहे हैं आपको बता दें भौतिक विज्ञान के प्रश्न उत्तर हैं, इसी के बाद आपको जूलॉजी बॉटनी के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, साइंस में केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन मिलेंगे। चौथा प्रश्न कहता है कि रेलवे की पटरियां घुमावदार रास्तों पर, जहां पर बैंकिंग होती है, कर्व होता है, आपने देखा होगा आप सफर करते हैं और ये प्रैक्टिकल है लाइफ में कि जब बहुत ज्यादा घुमावदार कहीं पर ट्रैक आ जाता है रेलवे का, तो आपकी ट्रेन जो होती है वो थोड़ा सा कर्व हो जाती है, अंदर की ओर बेंड हो जाती है घुमावदार रास्तों पर, जहां पे मोड़ हो, ऐसी जगह पे नहीं। तो आपने देखा होगा कि आप बैठे हुए किसी भी कोच के अंदर आप देखेंगे, बोगी के अंदर आप कंपार्टमेंट से देखेंगे तो आपको रेल का इंजन और पूरी ट्रेन भी नजर आ जाएगी, क्योंकि वो घुमावदार रास्ता होता है। लेकिन जो घुमावदार रास्ता ट्रेन का होता है छात्रों, तो एक पटरी जो है अंदर की ओर थोड़ा धसी हुई होती है, जिससे कि ट्रेन क्या होता है, तिरछी हो जाती है। आगे कह रहा है रेल की पटरियां घुमावदार रास्तों पर अंदर की ओर झुकी हुई होती हैं। ऐसा किस लिए होता है? ट्रेन के क्षैतिज घटक भार से आवश्यक केंद्र अभिसारक बल प्राप्त किया जा सकता है। यहां पे छात्रों जो कहने योग्य बात है वो ये है कि आपने अक्सर देखा है रोड बैंकिंग, रोड को किनारे जो है कॉर्नर पर बेंड कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि आपकी जो व्हीकल है वो आराम से तिरछी हो जाए। तिरछा होने पर छात्रों क्या होता है कि हमें जो सुरक्षित मोड़ मुड़ने के लिए एक आवश्यक अभिकेंद्री बल की आवश्यकता पड़ती है। वो आवश्यक अभिकेंद्री बल आपको तब प्राप्त होता है जब आपका मार्ग कैसा हो, वृत्ताकार मार्ग हो, यानी जो आप मुड़ रहे हैं तो वो वृत्ताकार हो। दूसरी चीज आपको अंदर की ओर झुकाता है, इसलिए क्योंकि एक अंदर की ओर केंद्र की ओर एक बल होता है जो आपको साधता है, जो आपको रोकता है, जिससे कि आप मार्ग में कर्व हो जाते हैं, यानी घुमावदार बनते हैं और उससे रास्ता आपका आसानी से सुलभ रूप से मुड़ जाते हैं। दूसरा कह रहा है पटरियों और पहियों के बीच घर्षण बल से बचने के लिए, ऐसा तो ये गलत है। ट्रेन के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल को प्राप्त किया जा सकता है। 2 प्रकार के बल पड़े होंगे, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो कि बाहर से अंदर की ओर लगता है छात्रों, और एक बल होता है अंदर से बाहर की ओर लगता है, जिसको हम लोग केंद्र अभिसारक बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं छात्रों। सेंट्रीपिटल जो होता है वो बाहर से अंदर की ओर लगता है, जिसे यहाँ पे कहा गया है कि अभिकेंद्री बल प्राप्त कर सकने के लिए उसे अंदर की ओर झुकना होगा, उसके लिए हमें पाथ कर्व होगा, तभी ट्रेन आपकी मुड़ सकती है। अब ट्रेन विपरीत दिशा में नहीं चलती, ऑप्शन डी का कोई मतलब यहाँ पे बिल्कुल नहीं। तो छात्रों दिए गए प्रश्न नंबर 4 के अंदर जो सही उत्तर आपका यहाँ पे नजर आएगा वो ऑप्शन सी है। आपने देखा है कि अक्सर रफ्तार में भी ट्रेनों को धीमा कर दिया जाता है तब जब मार्ग घुमावदार हो। आप ये देख सकते हैं एक हादसा जो है जर्मनी के अंदर हुआ था, और जो काफी ज्यादा रफ्तार की ट्रेन थी, जो कि रफ्तार मोड़ पर ना होनी चाहिए था छात्रों, उसने पटरी को छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर पूरी भौतिक विज्ञान फिजिक्स का सिद्धांत लगा है। ऐसा नहीं कि इस सिद्धांत से जो है ये जो ड्राइवर रहा होगा, इसका जो पायलट रहा होगा, उसने कंट्रोल नहीं किया होगा, ऐसा सब कुछ है छात्रों। मानवीय भूल जो है हो सकता है कि बड़ा ही आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है छात्रों। जरा से भी कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो ये कांड आपको याद होगा, इसमें काफी ज्यादा बड़ा डैमेजिंग और नुकसान हुआ था इस ट्रेन के अंदर, रफ्तार में ट्रेन थी। 5वां प्रश्न छात्रों आपका कहता है कि एक बिंदु पर उत्पन्न ध्वनि 5 सेकंड के बाद, यानी कोई एक पॉइंट सोर्स है, एक मान लीजिए एक छोटा सा है, मान लीजिए कोई कीड़ा बैठा हुआ है, वो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। एक बिंदु पर उत्पन्न ध्वनि 5 सेकंड के बाद एक व्यक्ति द्वारा सुनी जा सकती है। मान लीजिए दो लोग हैं या 3 लोग हैं, जबकि वही ध्वनि दूसरे व्यक्ति को 6 सेकंड बाद सुनाई देती है। अब आप सोचिए, मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट सोर्स है यहाँ पर, ठीक है, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखा है,
एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा और एक व्यक्ति इधर खड़ा हुआ है, एक को 5 सेकंड में सुनाई देती है और एक को वही ध्वनि 6 सेकंड में दूसरे को सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 300 मीटर प्रति सेकंड हो तो दोनों व्यक्ति के बीच अधिकतम और न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है छात्रों? तो आपके लिए इसके लिए बड़ा अच्छा सवाल है छात्रों, हम यहाँ पे आपसे यही कहेंगे यहाँ पे आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्या करना है छात्रों, सबको बड़ा आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय होता है छात्रों। हमें दूरी निकालनी है, अधिकतम और न्यूनतम। तो आपके सामने पता है कि पहला जो वो आपसे दे रहा है वो T1 दे रहा है छात्रों। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं T1 की, अगर हम बात करते हैं तो वो कह रहा है कि 5 सेकंड में, ठीक है छात्रों। और T2 आपसे कह रहा है कि मान लीजिए 6 सेकंड के अंदर। यहाँ पे इस तरह से मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब आपसे क्या करना है छात्रों, हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी कि कितना है, तो ये हो जाएगा V इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस निकालना है V इंटू टी की। पहली कंडीशन में कह रहा है कि इन बीच के आपको देखिए, एक होता है छात्रों, आपने देखा है जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में जाएं तो हमें क्या करना होता है, उनकी चालों को हम घटा देते हैं। जब विपरीत दिशा में कोई दो स्रोत जो है गुजरते हैं तो उनकी चालों को जोड़ देते हैं। तो एक बार छात्रों हमें जोड़ना और एक बार हमें घटाना है। यहाँ पे अगर देखें तो आपसे कह रहा है कि V जो है वो 300 मीटर प्रति सेकंड है, यानी V क्या है, वो स्रोत की जो ध्वनि है उसकी चाल है। टाइम क्या है छात्रों, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे T1, ठीक है, प्लस यहाँ पे हम लोग छात्रों T2 कर देंगे, ये दोनों जोड़ देंगे। तो आपका ये हो जाएगा 300 गुणे T1 कितना है, 5 है छात्रों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब आप जब गुणा करेंगे 3 तरक्का 9 छात्रों, यहाँ पे 6 पंचे 30 और 3 से करेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा आराम से। इसी तरीके से आपको दोनों निकालनी है, T2 माइनस T1 कर लेना है। ये आपके सामने आंसर है T1 प्लस T2, 6 5 11 छात्रों, 6 पंचे 30 नहीं 6 5 11 होगा, ये हमसे गलती, 6 5 11 है, प्लस है छात्रों, ये प्लस लगा है, ये यहाँ पे हमसे थोड़ा सा ये गलत हो गया, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों को जोड़ लेना है और एक बार दोनों को घटा देना है। 6 5 11 करेंगे, 11 यहाँ 33 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे छात्रों तो आप निकाल लेंगे 11 यहाँ 33 का मतलब ये देख लीजिएगा T1 T2 आप निकालेंगे 3.3 किलोमीटर निकलेगा। दूसरी बार क्या होगा कि T2 माइनस T1 कर देंगे, यहाँ से अगर आप निकालते तो 6 में से 5 घटा दीजिएगा, क्योंकि जब कहते हैं कि एक सेम दिशा में जा रहा हो एक दिशा में तो दोनों के हमको घटाना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो 6 में से 5 गया, एक बचेगा 300 को आप जब गुणा करेंगे छात्रों यहाँ पे, तो ये मीटर में अगर आप किलोमीटर में बदलेंगे तो 0.3 किलोमीटर बन जाएगा। तो दिए गए प्रश्न के अंदर आप देखेंगे तो विकल्प डी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, 3.3। और यहाँ पे छात्रों क्या होगा, एक बार यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो 3.3 और एक बार मिलेगा 0.3, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट छात्रों जो अगला सवाल है वो आपके सामने है, ये भी भौतिक विज्ञान का सवाल है, जिसके अंदर ये कहा गया है, ठीक है, एक ध्वनि स्रोत है उसकी क्षमता के बारे में, उसकी पावर के बारे में। इसके लिए देखिए छात्रों हम आपसे यही कहेंगे कि फार्मूला जरूर याद रखिएगा। फार्मूला अगर नहीं याद रखेंगे तो समस्याएं आ सकती हैं, भौतिक विज्ञान हो चाहे जो भी हो। यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता का स्रोत क्या है। कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, कोई लाउड स्पीकर है छात्रों, कोई कीड़ा चिल्ला रहा है, तो ठीक है वो एक पॉइंट सोर्स है, ध्वनि स्रोत है, उसकी तीव्रता के बारे में कह रहा है, स्रोत से उसकी दूरी के बारे में बात कर रहा है। एक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता स्रोत से, यहाँ से कहीं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, वहां से आप मान लीजिए दूर खड़े हैं, तो ये कैसे डिपेंड करता है, कि दूरी होती है R जिसे हम बोलते हैं। तो छात्रों इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो याद रखिएगा कि आगे कह रहा है कि किस समानुपाती होता है, दूरी से और किसके बीच संबंध पूछ रहा है, तीव्रता के बीच में छात्रों। ये I और R के बीच में संबंध पूछ रहा है। I क्या है छात्रों, तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। R क्या है, ध्वनि स्रोत से आपकी दूरी पूछ रहा। इसके बीच में 4 ऑप्शन दे रहा है और संबंध पूछ रहा कि भाई क्या होगा। अगर आपने छात्रों फार्मूला पढ़ रखा होगा तो आप आराम से कर लेंगे। I बराबर होता है छात्रों P अपान, ठीक है, यहाँ पे पाई 4 पाई R स्क्वायर होता है, R स्क्वायर कह रहा है के सीधे अनुपातिक होता है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के वर्ग के सीधा अनुपातिक होता है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे ऑप्शन छात्रों I बराबर, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि I बराबर, I क्या इंटेंसिटी है, P क्या है छात्रों पावर है, यानी कि हमने कहा शक्ति है, अपान यहाँ पे कह रहा है 4 पाई R स्क्वायर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो I होगा वो यहाँ पे क्या होगा 1 अपान R स्क्वायर के होगा, यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम होगा। ये देख लीजिएगा वर्ग के व्युत्क्रम होगा। तो इससे क्या साबित होता है कि आपका जो ऑप्शन होगा के वर्ग के व्युत्क्रम होगा, यानी कि यहाँ पे जो दिया गया है छात्रों यहाँ पे वो के वर्ग के व्युत्क्रम है। ये रहा आपके सामने के वर्ग के व्युत्क्रम होगा, ये आपको अंदाजा हो गया। आई क्या है फिर से हम बता दें छात्रों, इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, और पाई जो है आपको पता ही है, आर आपको पता है कि दूरी है का वर्ग होगा, लेकिन व्युत्क्रम होगा, इनवर्स वैल्यू होगी। और पी क्या है, पी पावर है, उसकी जो है उसकी क्षमता है, शक्ति, और ये तीव्रता पूछ रहा था। अगला सवाल है आपके सामने छात्रों 7वां प्रश्न है, कहता है नीचे बताए गए 4 स्थानों में से सबसे अधिक आंतरिक तापमान प्रेशर वाल्व ओपन से संचालित
प्रेशर कुकर में प्राप्त होगा। यानी कहाँ पे सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, हाईएस्ट इंटरनल स्टॉक वॉल्यूम फ्रॉम द 4 पोजीशन गिवन बिलो विल बी ऑब्टेन इन द कुकर ऑपरेटेड विद द वाल्व ओपन। ठीक है, कहां पर, जब वाल्व ओपन करेंगे विद द वाल्व ओपन के समय कुकर के अंदर जब आप कोई चीज को रखते हैं तो कहां पर इन 4 अवस्थाओं में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, आंतरिक तापमान मिलेगा छात्रों। आंतरिक तापमान कहां सबसे ज्यादा होगा, तो पहली व्यवस्था कह रहे हैं समुद्र तल पर, समुद्र तल का मतलब सी लेवल पर, पहली चीज। दूसरा कह रहा है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर। आपको पता है छात्र, ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, प्रेशर घटता जाता है, वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। तीसरा समुद्र तल के नीचे घाटी में जाने पर किसी भी बिंदु पर। और चौथा समुद्र तल पर बनाए गए आंतरिक दबाव के साथ 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले हवाई जहाज में। तो छात्रों देखिए, ऊंचाई जाने पर क्या होगा, आपको यह भी पता है कि दाल देर से गलती है क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर प्रेशर घट जाता है, यह भी आपको पता होगा। लेकिन अगर आप नीचे जाते हैं, पृथ्वी तल के अंदर की ओर जाएंगे या समुद्र तल से नीचे की ओर जाएंगे तो सर छात्र को क्या होगा छात्रों, तापमान जो है उसका कह सकते हैं प्रेशर बढ़ेगा, जिससे कि दाल जो है हाईली प्रेशर की वजह से जल्दी कोई भी भोजन वगैरह पक जाएगा। समुद्र तल से नीचे घाटी में किसी स्थान पर अगर आप जाते हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी होना चाहिए करेक्ट। 1-2 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है छात्रों की। ऑप्शन नीचे यानी समुद्र तल से नीचे जाएंगे तब क्या होगा, उसका अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, हमने आपसे बताया था कि पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब जो है अलग अलग होता है छात्रों। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता भी है और घटता भी है। आप जब समुद्र तल से नीचे की ओर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा छात्रों, बढ़ता चला जाएगा। वायुमंडलीय दाब क्या होगा, वो एक तरह का हम कह सकते हैं कि वो एक एयर नहीं बल्कि वाटर का प्रेशर होगा, इंटरनल प्रेशर होता है। जिसे आपने सुना होगा कि वह जो शिप वगैरह होते हैं, अगर आप वो, या हम कह सकते हैं कोई भी पनडुब्बी है तो वो एक लिमिटेड जो है डिस्टेंस तक नीचे जा सकती है। या आपने जो है सुना भी होगा छात्रों की एक पनडुब्बी का अभियान था छोटा सा सर्वलांस टाइप का, जो कि टाइटैनिक को देखने गया था, नाम था टाइटन। वो नीचे जाने के बाद ब्लास्ट हो जाता, फट जाता क्योंकि इंटरनल प्रेशर वो नहीं झेल पाया छात्रों, जिसकी वजह से उसके अंदर ये दुर्घटना घटी। तो उसी तरह से जो है आप नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे प्रेशर घटेगा। बहुत अच्छा सवाल है 8वां आपके सामने, व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस। ये सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा छात्रों, आप छोटे से एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक, क्योंकि ये इसलिए नहीं पीछा छोड़ेगा क्योंकि देखा होगा जो ट्रेंड चल रहा है आजकल पूछने का सवालों का छात्रों, वो इसी तरह का है। क्योंकि आपसे ज़्यादातर नेचुरल गैसेस पूछा जाता है और उनसे होने वाले इम्पैक्ट के बारे में। जैसे एलपीजी का संगठन आपसे पूछा जाएगा, एलपीजी के अंदर कौन सी गैस मिलाते हैं, कौन सा पदार्थ मिलाते हैं जिससे कि उसके अंदर तीक्ष्ण गंध आती है। आपसे सीएनजी का घटक पूछा जाएगा, आपसे ओजोन को परत को क्षय करने वाली गैसेस पूछी जाएंगी, ग्लोबल वार्मिंग का आपसे पूछा जाएगा छात्रों। उसी क्रम में एक गैस है जो कि व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस। गोबर गैस का इस्तेमाल आप सबको पता है टैंक के अंदर लोग पैदा करते हैं और इससे गांव देहात में आपने देखा होगा रोटी सेकने के अलावा बाकी चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्मेल और बदबू होती है छात्रों। ठीक है, गोबर गैस प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन और एथिलीन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्रों। आपको हम बता दें कि मीथेन को आसान न समझिएगा, मीथेन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक गैस है, ये जहरीली है, पॉइजनस है। अगर आप मीथेन के चक्कर में आ जाते हैं, इसमें अगर आप संपर्क में आएंगे छात्रों तो उसकी जान जा सकती है, मौत हो सकती है। चाहे वो सेफ्टी टैंक हो छात्रों, चाहे वो गोबर गैस का टैंक हो और चाहे वो कोई भी याद रखे खुला हुआ चैम्बर हो या कोई भी पुराना बंद कुआं हो छात्रों, दलदल हो वहां पर भी, और कोयले की खदान में। एक सवाल अक्सर आता है कि कोयले की खान में विस्फोट हो जाना इनमें से किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है, तो आप तुरंत कह सकते हैं कि नहीं भाई, मीथेन गैस। क्योंकि मीथेन जो होती है वो फॉसिल फ्यूल से, जीवाश्म टाइप के सड़े गले मरे हुए डेड डिकेइंग चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेजी से पैदा होती है और मीथेन के भी अलग अलग कई प्रकार के नाम हैं। तो मीथेन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। गोबर गैस में सबसे ज़्यादा मीथेन होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कुछ हाइड्रोजन होती है, कुछ नमी यानी वाटर यानी H2O भी होता है छात्रों। इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। और गोबर का इस्तेमाल आपको पता ही है छात्रों अलग अलग प्रकार से किया जाता है। इसके उपले जो है जलाए जाते हैं और इसी को जो है टैंक में रखकर जो है गैस पैदा की जा सकती है, जिसको आप जो है घरों के अंदर भी उपयोग कर सकते हैं। अगला 9वां प्रश्न छात्रों बड़ा अच्छा है, लैक्टोजेनिक। लैक्टो का मतलब होता है लैक्ट, लैक्ट का मतलब होता है मिल्क या दूध या एसिड, कोई भी हो, लैक्टिक एसिड, लैक्टोजन, लैक्टेटिंग, ये सब जो नाम आते हैं कभी भी छात्रों याद रखिएगा, इसका मतलब ही होता है मिल्क के बारे में कह रहा। तो लैक्टोजेनिक हार्मोन्स इज सेक्रेटेड बाई, यानी दूध ग्रंथियों को एक्टिव करने वाला, ये दूध को जो है रिलीज कराने के लिए, ठीक है, स्तन ग्रंथियों से दूध को स्रावित कराने के लिए उस हार्मोन्स को पूछ रहा है कि लैक्टोजेनिक हार्मोन्स कहते हैं। वो किसके द्वारा स्रावित होता है,
पहला स्तन ग्रंथियों के द्वारा, ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स के द्वारा, दूसरा है बीजांडसन या अपरा प्लासेंटा होता है छात्रों, जिससे कि बच्चा जो होता है माँ के अंदर जो भ्रूण बनता है वो जुड़ा होता है जिस परत से, लेयर से, जो है एब्डोमिनल कैविटी यानी कि यूट्रस वॉल से, उसे हम अपरा या प्लासेंटा कहते हैं। छात्रों ध्यान दीजिएगा, प्लासेंटा अलग चीज है और अम्बिलाइकल कॉर्ड अलग है। अम्बिलाइकल कॉर्ड जो होती है वो नाभि होती है, थोड़ी जो एक नली होती है जिससे कि बच्चा जुड़ा होता है, जिससे उसको खाना पीना, ऑक्सीजन वगैरह सब तरल पदार्थ जाते हैं, माँ से कनेक्ट रहता है, वो नाभि है, वो कॉर्ड है। लेकिन अपरा जो होता है प्लासेंटा, वो एक पेड़ की बड़ी चौड़ी जड़ की तरह से, जिससे कि अम्बिलाइकल कॉर्ड प्लासेंटा से, प्लासेंटा जो है पूरा दीवार में अटैच होता है माँ के यानी यूट्रस गर्भाशय से। फिर अगला है अंडाशय यानी ओवरी से, और चौथा ऑप्शन है छात्रों पिट्यूटरी, जिसे कि हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है छात्रों, इसके अंदर आपको पता होगा अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। एक हार्मोन्स है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, छात्रों याद रखिएगा, प्रोलैक्टिन उसका काम ही है, लैक्टेटिंग हार्मोन्स भी बोलते हैं उसको, मिल्क फीडिंग हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये पिट्यूटरी से रिलीज होता रहता है समय समय पर। छात्रों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर यहाँ पे अलग अलग है, यानी कि पीयूष ग्रंथि के कई भाग है, इसमें से तकरीबन 9 हार्मोन्स रिलीज होते हैं छात्रों इसमें से, ठीक है। इसी में से ग्रोथ हार्मोन्स निकलता है, इसी में से FSH हार्मोन्स निकलता है, LH हार्मोन्स निकलता है, इसी से ADH निकलता है, इसी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलता है, इसी से TSH हार्मोन्स निकलता है, इसी से ACTH नाम के हार्मोन्स छात्रों निकलते हैं जो अलग अलग प्रकार के शरीर में काम करते हैं। इसलिए दिए गए प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी होगा, पीयूष ग्रंथि से लैक्टोजेनिक हार्मोन्स रिलीज होता है जो दूध ग्रंथियों से दूध को श्रावित कराता है। प्रश्न नंबर 10 कहता है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथियां पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथियों से हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करती हैं। अब छात्रों यहाँ पे सवाल ये कि जो पीयूष ग्रंथि है वो खुद भी क्या है, एक मास्टर ग्रंथि है, लेकिन छात्रों कंट्रोल इसका भी किसी के हाथ में है। यानी अगर हम देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर जो समस्त और ग्रंथियां हैं उनके ऊपर जो नियंत्रण करने का जो अधिकार है वो पीयूष ग्रंथि का है, लेकिन इसके ऊपर भी किसी का अधिकार है जो कि पीयूष ग्रंथि को भी रेगुलेट करता है। यहाँ पे आपसे जानना चाह रहा है प्रश्न नंबर 10 के अंदर, विच ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी रेगुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को उस कंट्रोल करने वाला भी कोई एक है, उसके बारे में पूछ रहा है। थाइमस ग्रंथि, थायराइड, अधिवृक्क और हाइपोथैलेमस। तो छात्रों मस्तिष्क के अंदर एक भाग होता है हमारे, उसका नाम है हाइपोथैलेमस, जिसके नीचे जस्ट आपको पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि मिल जाएगी जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का वो भाग है और वो ग्रंथि का हिस्सा है जो कि रेगुलेट करता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी जो होती है वो रेगुलेट करती है अन्य ग्रंथियों को। इसलिए दिए गए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ऑप्शन जो आपको दिखाई देगा वो ऑप्शन डी दिखाई पड़ेगा। छात्रों ये हमारे जो मस्तिष्क का ब्रेन के हिस्सा है, इसी के अंदर एक हिस्सा जिसको बोलते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बड़े बड़े कामों को जो है अंजाम देने के लिए एक हिस्सा है। इसी के जस्ट नीचे छात्रों यहाँ पे देखिए पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड है। बाकी आप चीज़ों से वाकिफ है, अच्छी तरह से चर्चा में आएगा प्रश्न, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। 11वां प्रश्न बड़ा ही अच्छा है छात्रों, ये देखिए अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। इस समय वर्तमान अगर आप पृथ्वी पर देखें, मनुष्यों के अंदर सबसे ज़्यादा एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम जो है बड़ी घर घर जो है आपको मिल जाएगी, वो है डायबिटीज़ की छात्रों, मधुमेह की। मधुमेह भी छात्रों कई प्रकार का होता है, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। एक मधुमेह में छात्रों याद रखिएगा आपका, ठीक है, जिसके अंदर आपके शुगर का जो वैल्यू है, अमाउंट ऑफ शुगर है, अमाउंट ऑफ शर्करा है, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है ब्लड के अंदर, वो घटता है और एक में बढ़ता है। छात्रों दोनों ध्यान दीजिएगा, एक हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया की हम बात कर रहे हैं। मधुमेह छात्रों क्या है आपको पता है, डायबिटीज मेलाइटस, इसके भी 2 रूप होते हैं, एक इंसिपिडस होता है, एक उदकमेह रोग और मधुमेह रोग। तो इंसुलिन क्या है, रक्त शर्करा को बढ़ाने का काम करता है, रक्त शर्करा को घटाता है, रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है, स्तनपान को तेजित करता है। तो छात्रों आप सभी समझ रहे हैं कि अगर इंसुलिन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग उत्पन्न होता है, जिसके अंदर व्यक्ति का जो रक्त है उसके अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ने लगती है। कमी की वजह से, ध्यान दीजिएगा, इसकी कमी से क्या होगा, रक्त शर्करा की जो है मात्रा बढ़ने लगेगी। तो इसका काम क्या है छात्रों की ग्लूकोज का डाइजेशन करना, हमारा जो रक्त है ग्लूकोज है छात्रों उसका पाचन करना, उसकी स्थिति को, उसके स्तर को बनाए रखना। तो अगर हम बात करें तो इसका मेन काम है रक्त शर्करा को कम करना, यानी अमाउंट ऑफ शुगर, यानी यहाँ पे डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल। अगर ये कम आता है छात्रों, इसका स्रावित कम होता है ग्रंथि के द्वारा अग्न्याशय से, तो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, जिसे कि छात्रों हम लोग मधुमेह रोग कहेंगे। तो यहाँ पे दिए गए प्रश्न 11 का ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा छात्रों। नेक्स्ट अगला है 12वां, हार्मोन का एक उदाहरण है छात्रों, एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन। अब जैसे आपने छात्रों एंजाइम पढ़ा होगा,
प्रोटीन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है छात्रों। और उसी तरह से आपने कैटलिस्ट के बारे में, उत्प्रेरक के बारे में सुना होगा, उसी तरह से हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स एक्चुअली होते क्या है छात्रों, ये अलग अलग प्रकार के, इनको हम लोग उत्तेजक पदार्थ भी बोलते हैं, जो कि शरीर के अंदर कुछ गतिविधियों को कम या ज्यादा करने में मदद करते हैं और ज्यादातर ये स्रावित होते हैं ग्रंथियों के द्वारा। साइटोसिन, रेनिन, हार्मोन्स का एक उदाहरण आपको बताना है कि साइटोसिन, रेनिन, ऑक्सीटोसिन और पेपरिन। यहां पे देखिए पेपरिन, साइटोसिन और रेनिन को हटा दीजिए तो ऑप्शन सी एक ऑक्सीटोसिन। ज्यादातर छात्र छात्रा इससे वाकिफ हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है इसको लव हार्मोन्स भी कहते हैं छात्रों। ये मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होता है, लेकिन इसकी ज्यादा जरूरत जो है वो फीमेल के अंदर होती है। ड्यूरिंग बेबी बर्थ यानी कि डिलीवरी के समय ये यूट्रस को कंप्रेस करता है छात्रों। मिल्क ग्लैंड को भी ये भी उत्तेजित करता है। और ऑक्सीटोसिन का दुरुपयोग अगर आप देखना चाहें तो दूध वाले भी सुना होगा, अक्सर जो है भैंस को एक इंजेक्शन लगा देते हैं दूध को जो है निकालने के लिए। जब भी इंजेक्शन के द्वारा दूध जो है निकालते हैं वो ऑक्सीटोसिन होता है, लव हार्मोन्स भी कहा जाता है छात्रों, क्योंकि ये ड्यूरिंग जो है आपको पता होगा स्टिमुलेट ड्यूरिंग सेक्स, बर्थ, लैक्टेशन एंड पार्टीशंस के अंदर ये मदद करता है, ठीक है। अगला सवाल है 13वां छात्रों, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज कराने में मदद करती है, वो कौन सी ग्रंथि है? पहला ऑप्शन है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तीसरा आपके सामने है गोनैड्स, का मतलब होता है जनन ग्रंथियां, जैसे टेस्टिस और ओवरी। फीमेल के अंदर टेस्टिस, सॉरी जो है फीमेल के अंदर ओवरीज होती है, अंडाशय होते हैं जो कि शरीर के अंदर पाए जाते हैं। मेल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, जिनको वृषण बोलते हैं, वो शरीर से बाहर होते हैं छात्रों। अगला है पैंक्रियाज, जिसे हम अग्न्याशय कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ग्रोथ हार्मोन्स यानी वृद्धि हार्मोन्स को रिलीज करने वाली ग्रंथि कौन है छात्रों? तो आप सबको पता होगा पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। 9 हार्मोन्स करीब अपने आप से रिलीज करती है, जिसके अंदर से एक हार्मोन्स होता है ग्रोथ हार्मोन। ये शरीर की समस्त वृद्धियों के लिए छात्रों उत्तरदायी होता है, यानी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए दिए गए प्रश्न के अंदर ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। 14वां प्रश्न कहता है मांसपेशियों में दर्द से राहत पाने के लिए निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग किया जाता है? कितना बढ़िया प्रश्न है और जीवन में छात्रों लगा भी रहता है। कुछ छोटे मोटे डॉक्टर भी बन जाते हैं, घर परिवार में आपने देखा इलाज करने लगते हैं, वो अपना मेडिकल किट बना लेते हैं। तो छात्रों एक बार याद रखिए, नीम हकीम खतरे जान, एक कहावत है, ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार में इंजीनियर ना बनिए ना डॉक्टर बनिए, काम उतना करिए जो आपके दायरे में हो, लिमिटेशंस में हो छात्रों। मनुष्य का शरीर सबसे ज्यादा अनमोल और कीमती है छात्रों, उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा कि उससे जो है रिसर्च ना करें। कई बार होता है कि हम लोग अंदर गलत दवाएं खा के रिएक्शन करा लेते हैं, खुद खा रहे हैं। डॉक्टर की फीस से बचने के लिए भी छात्रों अगर आप ये काम कर रहे हैं तो हो सकता है खतरनाक हो सकता है। आप किस दवा को कितनी ताकत में, कितनी मिकदार में, कितनी क्वांटिटी में खाएं, ये चीजें डिपेंड करती है। कहीं एलर्जी हो गई, कहीं रिएक्शन हो गया, जान पे भी आ सकती है। तो इस तरह का काम ना करें। देखिए हाँ, जानना जरूरी है, आपको जानना इसलिए जरूरी है कि जो डॉक्टर आपको सजेशन कर रहा है, जो दे रहा, वो कितना काबिल, इसको भी आप जज कर सकते हैं छात्रों, वो भी पता चल जाएगा। तो हमें एवरेज ज्ञान, औसत नॉलेज होना जरूरी है। जैसे अब यहाँ पे है कि वो एनाल्जेसिक होती हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक होती हैं या एंटीसेप्टिक होती है, एंटीडोट्स होती हैं। तो छात्रों यहाँ पे जो पहला है वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, एनाल्जेसिक, क्योंकि जो पीड़ाहारी दवाएं होती हैं उनको हम लोग, जैसे पैरासीटामोल सबसे टॉप लेवल में एक दवा है जो कि आपको मालूम है कई अलग अलग प्रकार से वो काम करती है, ठीक है। वो उस बुखार को भी कम करती है, एंटीपायरेटिक भी होती है, पेन को भी खत्म करती है छात्रों, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और स्वेलिंग को भी रिड्यूस करती है, यानी सूजन वगैरह को। तो एनाल्जेसिक जो होता है वो पीड़ाहारी दवाएं होती है, जैसे एब्रोफेन, एबोजेसिक, पैरासीटामोल, क्रोसिन, ये सब कोई भी दवाएं एनाल्जेसिक। दूसरा एंटीबायोटिक होती है सेफैक्सिम, पेरावैक्सिन, सिरके आपने सुना होगा, मेट्रोजिल, नॉरफ्लॉक्स, टेनेडाजोल, ये सब दवाएं क्या हैं छात्रों? ये एंटीबायोटिक्स होती हैं। जैसे पेनिसिलिन सबसे ज्यादा नंबर 1, टेट्रासाइक्लिन। एंटीसेप्टिक जो होती है, जैसे क्रीम वगैरह आपने देखा, बोरोप्लस, बोरोलिन, ठीक है छात्रों, जो भी आते हैं वो एंटीसेप्टिक होती है, क्रीम होते हैं, ऑइंटमेंट के रूप में आते हैं। जब भी कोई भी फंगल प्रकार का जो एंटी माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीसेप्टिक होती हैं। अगला एंटीडोट्स। एंटीडोट्स जो होता है वो आपको याद रखिएगा, वो रोग के लिए दिया जाता है। एंटीडोट्स का मतलब होता है किसी भी चीज का असर को खत्म करने के लिए, यानी कोई दवा आपने खा लिया, कोई किसी ने पॉइजन खा लिया, तो उसके असर को कम करने के लिए एंटीडोट्स दिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए तो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा छात्रों। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करें तो कह रहा है कि यहाँ पे जो आपने देख सकते हैं छात्रों, यहाँ पे ट्रेमाडोल जो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो मेडिसिन है वो ट्रेमाडोल होता है, जो कि बहुत ज़्यादा एंटी स्पाज्मोटिक
बोलते हैं इसको, ऐठन और मरोड़ के लिए, या ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर वगैरह भी सजेस्ट करते हैं इसको, मॉर्फिन, ये सब कुछ भी अपने से नहीं लेना है छात्रों, क्योंकि आपको अभी इस तरह डॉक्टर नहीं बनना, केवल आपको एक नॉलेज वाला बनना है, बस आपको नॉलेज रखना है। एट विच पीरियड ऑफ लाइफ बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू ओवर रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, कितना बढ़िया सवाल है छात्रों। ये आपसे कह रहा है कि जीवन की किस अवधि में शरीर में परिवर्तन होते हैं जिससे प्रजनन परिपक्वता होती है। यानी यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आपके अंदर एक ये परिपक्वता के अंदर मेच्योरिटी, जैसे बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहले जो स्पर्म और ओवम मिले, एक चक्र है जिसको हमने कई बार बताया है, जैसे स्पर्म मेल से आया और फीमेल से जो ओवम आया, दोनों मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ, निषेचन के बाद उसमें एग बना, एग के बाद आपको मालूम है एम्ब्रियो बनेगा छात्रों उसके अंदर, फिर आपने देखा होगा जाइगोट, जाइगोट के बाद फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद छात्रों भ्रूण से फिर वो फिटस बनता है, छोटा सा बच्चा, फिटस के बाद फिर पैदा होगा न्यूली बॉर्न इन्फेंट्स, फिर इन्फेंट्स बनेगा, इन्फेंट्स के बाद उसको हम लोग बेबी बोलेंगे, बेबी के बाद वो चाइल्ड होगा, चाइल्ड के बाद छात्रों वो टीनेजर कहलाएगा, टीनेजर के बाद छात्रों एडोलेसेंस में आ जाएगा, किशोरावस्था, ये जो अवस्था है उसके बाद फिर मैच्योर नहीं बल्कि एडल्ट, एडल्ट से पहले की अवस्था और टीनेजर के बाद के बीच की जो एक अवस्था होती है उसे हम बोलते हैं एडोलेसेंस छात्रों, किशोर अवस्था। ये वो अवस्था होती है जब शरीर के अंदर बड़ी तेजी से बदलाव होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, इन्हीं के अंदर हम लोग जो है छात्रों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी बोलते हैं, द्वितीयक लिंगी लक्षण बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये एक अवस्था है जो टीनेजर के बाद जो है, जैसे 12 साल के अंदर शुरुआत होती है और लेकर आपके 18-19 साल तक या 23 साल तक भी जा सकती है, इसको हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था, जो जीवन के अंदर इसमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं मेल फीमेल के अंदर और उनके अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, शरीर में बदलाव आते हैं, आवाज का, ठीक है, दाढ़ी मूंछ का आना, प्यूबिक हेयर का बनना, आर्मपिट में बाल का बड़ा बड़ा बन जाना, ठीक है, और साइकिलिंग वगैरह, मेंसेस वगैरह, पीरियड्स वगैरह फीमेल में चालू हो जाना। 15 क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी छात्रों यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ये रहा आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है छात्रों 16वां, न्यूरॉन्स मानव शरीर की किस प्रणाली से वह संबंधित है। कितना आसान क्वेश्चन है छात्रों, एक न्यूरॉन्स है और नेफ्रॉन्स है, काफी कंफ्यूजन है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, न्यूरॉन्स अलग है और नेफ्रॉन्स अलग है। यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है छात्रों वो है न्यूरॉन्स, ठीक है। तो न्यूरॉन्स और नेफ्रॉन्स कभी कंफ्यूज मत होइएगा, इनका जो आप देखेंगे वो आपको किडनी वाले संस्थान में मिलेगा, ये यहाँ पे आपको जो मिलेंगे वो किडनी में, ये जो छात्रों मिलेंगे वो आपके नर्वस सिस्टम या ब्रेन से जुड़े होंगे। यहाँ पे 4 विकल्प है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम से नेफ्रॉन है किडनी वाले, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से यहाँ कोई मैटर नहीं है, नर्वस सिस्टम यानी ऑप्शन डी देके तो छात्रों यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला आपके सामने क्वेश्चन ये है, एक न्यूरॉन्स की फोटो है, एक इमेज है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये न्यूरॉन्स क्या है, बेसिक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। 17वां प्रश्न कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस बाय थाइमस ग्लैंड। थाइमस का मतलब कह रहा है छात्रों के हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा। तो कहता है कि थाइमस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स का नाम बताइए। देखिए गिनती की जो है हमारे शरीर में छात्रों ग्रंथियां हैं जिनसे ज्यादातर सवाल और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें यहाँ पे एक पहली ग्रंथि जिसका नाम है थायरॉक्सिन। तो छात्रों यहाँ पे आपसे कह रहा है कि यहाँ पे बताना ये है कि थाइमस ग्लैंड क्या है। पहले तो आप समझ लीजिए छात्रों, थाइमस ग्लैंड हमारे बीचों बीच में एक हड्डी होती है पसलियों के बीच में, रिब्स के अंदर, उसको बोलते हैं रिब्स के बीचों बीच में, उसको बोलते हैं स्टर्नम। एक स्टर्नम नाम की एक चपटी फ्लैट बोन होती है, इसके पीछे एक छोटी सी ग्लैंड पाई जाती है जो बुढ़ापे में समाप्त हो जाती है, बिल्कुल विलुप्त हो जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग थाइमस ग्लैंड। इससे हार्मोन्स क्या निकलेगा, पहला विकल्प है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन छात्रों जो है थायराइड ग्रंथि से निकलता है। दूसरा है ऑक्सिन, छात्रों ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन से जो कि पादप से निकलता है। तीसरा है साइटोकाइनिन, छात्रों साइटोकाइनिन भी एक प्लांट हार्मोन से जो कि सेल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। थाइमोसिन इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, थाइमोसिन। थाइमोसिन जो हार्मोन होता है वो आपकी इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होता है, बूस्टअप को की तरह से काम करता है। टी सेल के बारे में आपने सुना होगा, थाइमस सेल या टी सेल, टी लिम्फोसाइट सेल के बारे में सुना होगा आपने, बी सेल, टी सेल, तो वो इसी से रिलेटेड है। थी मतलब होता है थाइमस ग्लैंड और थाइमोसिन हार्मोन्स जो होता है वो थाइमस ग्लैंड से निकलता है। यानी क्वेश्चन 17 का ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा छात्रों। 18वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन महिला हार्मोन है। इस प्रकार के प्रश्न उत्तर भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं छात्रों, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा मेल हार्मोन है और कौन सा फीमेल हार्मोन है। अब छात्रों आपको कई बार कंफ्यूजन होगा, दिमाग में ये बात आएगी कि सर हमने तो पढ़ा है कि ये हार्मोन्स तो मेल में भी है और ये फीमेल में भी। हाँ बिल्कुल, जैसे ऑक्सीटोसिन मेल में भी और फीमेल में भी है, टेस्टोस्टेरोन मेल में भी और फीमेल में भी है, एस्ट्रोजन मेल में भी फीमेल में, लेकिन
एक कंसंट्रेशन, एक वैल्यू, एक अमाउंट के बारे में बात करें तो कौन सा हार्मोन मेल का है, ज्यादा पर पाया जाता है, डोमिनेंट है, मात्रा ज्यादा है, और किस हार्मोन की फीमेल में। कई बार आपने देखा है कि कुछ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि है तो मेल जैसे फीमेल जैसे कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर, उनके एटीट्यूड बिल्कुल फीमेल जैसे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी फीमेल मिलेंगी जिनके अंदर एटीट्यूड आपको मेल जैसा मिलेगा बिल्कुल। कारण सारा जो है छात्रों वो हार्मोन्स पे डिपेंड करता है कि किसमें कौन सा हार्मोन ज्यादा हो गया, यानी मेल वाला फीमेल में ज्यादा हो जाए तो फीमेल में मेल के लक्षण बढ़ जाएंगे, और अगर फीमेल में मेल वाले लक्षण बढ़ते हैं तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन जो है एक हार्मोन से, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन है और तीसरा टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन अगर हम देखा जाए तो छात्रों ये जो है वो टोटली अगर देखे जाए तो रिस्पॉन्सिबल है मेल के अंदर। तो यहाँ इसको हम बाहर कर देते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स है वो टोटली डिपेंड है किसके अंदर, फीमेल कैरेक्टर्स में। तो ऑप्शन 1 और 2 यानी कि बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो है हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, ये सभी हार्मोन्स छात्रों ज़्यादातर फीमेल कैरेक्टर्स के लिए, फीमेल्स के अंदर के लिए जिम्मेदार है। टेस्टोस्टेरॉन जो एक ऐसा हार्मोन्स है जो मेल के अंदर मेल के कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार होता है। डोमिनेंट हार्मोन से, टेस्टिस से ये रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 19वां, निम्नलिखित में से हम एड्रेनालिन को किस वर्ग में रख सकते हैं। अब सबसे पहले छात्रों बात ये जानना चाहिए कि एड्रेनालिन क्या है। एड्रेनालिन क्या है, बहुत सारे ऐसे लर्नर होंगे, बहुत सारे छात्राएं होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि एड्रेनालिन क्या है। तो एड्रेनालिन जो है छात्रों जो होता है वो एक हार्मोन्स है। क्या है, एक हार्मोन्स है, और एड्रीनल एक ग्रंथि का नाम है। एड्रीनल ग्रंथियां जो होती हैं, अधिवृक्क बोलते हैं हिंदी में, वो गुर्दे के ऊपर पाई जाती हैं। तो एड्रेनालिन उनसे निकलने वाला एक हार्मोन्स है। तो दिया गया प्रश्न में आप अगर देखें तो ऑप्शन ए आपके लिए सही होगा। ना ये एंजाइम है, ना ये प्रोटीन है, ना ये फैट है, बल्कि क्या है, ये एक तरह का हार्मोन्स है जो कि हम लोग आपको एड्रेनालिन हार्मोन्स पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है और बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न हम देखते हैं 20वां। कहता है कि हीमोग्लोबिन का निम्नलिखित में से किसके साथ उच्चतम संबंध है। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है छात्रों ये भी। अब देखिए छात्रों, हम लोग जिसमें रहते हैं वो हमारा वायुमंडल है। हम पृथ्वी पर जरूर रहते हैं लेकिन हमारे ऊपर वायुमंडल का भी दबाव है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसेज होती हैं, कुछ हमारे लिए लाभकारी हैं और कुछ हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। लाभकारी अगर ऑक्सीजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन ना हो तो पल भर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, मात्र 16-18 सेकंड में मौत हो जाए। नाइट्रोजन भी है, हमारे लिए नहीं बल्कि पौधों के लिए अंदर भी है और पृथ्वी के बचाने के लिए भी है। उसी के अंदर छात्रों कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन वो हमारे लिए उपयोगी नहीं बल्कि पौधों के लिए उपयोगी है। उसी के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, उसी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है। छात्रों एक गैस है जिसका नाम है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा जहरीली गैस है, खासतौर से तब जब हम इसके संपर्क में आएंगे और हमारे ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन में बड़ी तेजी के साथ क्रिया करने में सबसे ज़्यादा ऊपर है कार्बन मोनोऑक्साइड। धीमे धीमे करके हीमोग्लोबिन के अंदर घुल जाएगी, सैचुरेशन आपका गिरता चला जाएगा छात्रों। 70 के नीचे जाने बाद इंसान कोमा जैसी कंडीशन में, और उसके बाद उसका देहांत हो जाएगा, यानी उसकी मृत्यु हो जाएगी। दिमाग और दिल, फेफड़े, गुर्दे काम करना बंद कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का देखें तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। यह अंगीठी में, भट्टियों में, कोयले में और अनकम्प्लीट कंबजन, जब भी ईंधन का पूरी तरह से दहन नहीं कराएंगे वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड आसानी से रिलीज होती रहती है। तो खुद भी बचें और दूसरों को अवेयर भी करें। जाड़ों में अक्सर मौतें हो जाती हैं लोगों को जब बंद घर के अंदर अंगीठी जलाकर सो जाते हैं छात्रों, तो कोई नहीं बचता। चांसेस उसमें बिल्कुल नहीं होते क्योंकि इंसान छटपटाता भी नहीं है, न चिल्लाता है, क्योंकि वो डीप स्लीप में जाएगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी छात्रों। बेहद खतरनाक होती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड ये बनाती है हीमोग्लोबिन से मिलकर। 21वां प्रश्न कहता है एक तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा उसके किस पर निर्भर करती है। यानी कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन वायर डिपेंड ऑन इट, यानी कि तार है, वो तार से जो ऊष्मा निकलेगी, जो हीट निकलेगी छात्रों, वो किस चीज़ पर निर्भर करेगी। पहला कह रहा है मटेरियल के ऊपर, भाई जो मटेरियल का तार है, कॉपर का, एल्युमिनियम का, आयरन का। दूसरा उसकी लेंथ, उसकी लंबाई पर, उसकी लंबाई क्या है, थिकनेस उसकी मोटाई क्या है, या ऑल ऑफ दीज। तो छात्रों आपको बता दें, कोई भी धातु का टुकड़ा है, कोई भी तार है जिसमें से प्रवाह हो रहा ऊष्मा को, अगर हम बाहर हैं तो उस तीनों बातों के उसके ऊपर है लागू होंगी। यानी कि वो किस मटेरियल का बना है, उसकी लंबाई क्या है, उसकी मोटाई क्या है। तो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द वायर डिपेंड ऑन दीज फैक्टर्स। ये तीनों ऊपर 1, 2, 3 ये तीनों डिपेंड करते हैं, इन तीनों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो प्रश्न बहुत आसान था। 21वें प्रश्न का ऑप्शन डी होगा। 22वां प्रश्न कहता है कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है आपने, द इलेक्ट्रिक करंट हैज़। अब आपको बताना है कि विद्युत धारा किन किन जो है 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कि किन किन प्रभाव से जुड़ी हुई है, कौन कौन से प्रभाव से संबंधित हैं।
विद्युत धारा कह रहा है कि चुंबकीय प्रभाव से संबंधित है, ताप प्रभाव से, रासायनिक प्रभाव से, इन सभी से। तो छात्रों आपको बता दें कि इसमें सभी होना चाहिए, क्योंकि ये मैग्नेटिक, हीटिंग और केमिकल सभी इफेक्ट को दिखाती है। छात्रों आपको पता है इसे रासायनिक, आपने देखा होगा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिसके अंदर आपको पता है कि बैटरीज आती हैं। केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये भी यहाँ पे देखें तो रासायनिक इलेक्ट्रिक करंट जो है उससे रिलेटेड है। हीटिंग इफेक्ट आपको पता है छात्रों की, जब तार में शॉर्ट सर्किट कहीं होती है, विद्युत धारा प्रवाह होता है, यह बहुत ज्यादा मात्रा में, ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा एकदम लाल तप्त हो जाते हैं। आपने पावर हाउस में देखा होगा लाल, उनको जो है कूलर लगा के ठंडा किया जाता है, उसमें भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मैग्नेटिक इफेक्ट तो पैदा करते ही हैं छात्रों। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट आपको पता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र वगैरह पैदा करने में ये मदद करती है। 23वां प्रश्न कहता है फ्यूज के स्थान पर, अब फ्यूज का मतलब फ्यूज जो होता है तार, फ्यूज कटआउट जो आपने देखा होगा पहले चलते थे, बहुत कम कर दिया गया, पोर्सलिन के बने हुए। फ्यूज के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा रहा है? वर्तमान समय में छात्रों आपके घर घर में देखिए, बहुत पुराने घर जो बने हैं पहले से ही अभी अपडेट किया है, उन्होंने फ्यूज वही जो पुराने वाले कटआउट होते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर एक पतला सा तार लगा होता है, उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं छात्रों। देखा होगा आपने इस प्रकार के जो बने होते हैं वो फ्यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक तार होता है, ये फ्यूज होते हैं। ठीक, जिसके अंदर एक पतला सा तार होता है जो आपके विद्युत उपकरणों को शॉर्ट सर्किट होने से बचाने का काम करता है। कह रहा अब क्या है अल्टरनेटिव क्या है? पहला ऑप्शन है एमसीबी, दूसरा है नाइक्रोम, तीसरा है फिलामेंट, चौथा है स्विच। तो एमसीबी छात्रों अब आ चुकी हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इनका नाम होता है मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब होता है लघु, सर्किट के माने परिपथ, ब्रेकर माने तोड़ने वाला। ये एमसीबी जो होता है ये अगर देखा जाए तो इसके अंदर मेंटेनेंस नो, बिल्कुल नहीं, ना के बराबर, और इसको कोई सही करने की जरूरत भी नहीं, ये ट्रिप कर जाता है। आपने देखा होगा अक्सर एमसीबी जो है नीचे गिर जाता है, इसका मतलब ये लाइन आपकी डिस्कनेक्ट कर देता है। ये सीरीज में जोड़ा जाता है मेन लाइन में, फेस के साथ में, मुख्य धारा के साथ आपके जो है इसको कनेक्ट किया जाता है सीरीज में। ये ट्रिप कर जाने का मतलब है कि आगे कहीं से शॉर्ट सर्किट हो रही है। ये आप देख सकते हैं एमसीबी को 3 एम्पेयर, 16 एम्पेयर, 32 एम्पेयर, ठीक है, बड़े बड़े तक आते हैं। ये आपके पास इसी को, अब जैसे आप देखिए ऑन है, जब ये गिर जाएगा नीचे तो ये ऑफ हो जाएगा, इसका मतलब कि लाइन पर कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो रही। तो इसको आसान से सही करने वाला, इसको आपको कोई झंझट नहीं, कटआउट के अंदर गर्म हो जा रहा है, उसको रात बिरात आप सही कैसे करेंगे? तार लाएंगे कॉपर का पतला सा लगाने के लिए, उसके अंदर इस सब चीज़ों से बच सकते हैं। 24वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में अत्यधिक धारा का कारण नहीं है? छात्रों कितना बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में अत्यधिक धारा का कारण नहीं है? एक कारण आपको ढूंढना है कि विद्युत परिपथ में कौन इसमें से कारण बनेगा ही नहीं कि करंट उसमें ज्यादा पहुंचे। पहला कह रहा तारों का सीधा स्पर्श, डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर, आपने दो तार को लिया से मिला दिया। दूसरा कह रहा है शॉर्ट सर्किट जो होता है आपको पता ही है। तीसरा स्विच इन ऑफ पोजीशन, और चौथा है ओवरलोडिंग, बहुत ज्यादा लोड पड़ गया, हैवी मोटर चला दिया आपने, पावर प्लग नहीं है आपके पास, छोटे प्लग में आपने गीजर चला दिया। तो छात्रों आप देख सकते हैं ऑफ स्थिति में स्विच है, अगर करंट बंद है तो वो कारण बन ही नहीं सकता किसी भी हाल में। किसका? परिपथ में अत्यधिक धारा का कौन सा कारण नहीं है? तो एक स्थिति आपको दिखाई पड़ रही है कि जब वो ऑफ स्थिति में है, स्विच बंद है, तो वहां पे कोई मतलब ही नहीं है। तो सीधा सा सवाल था, बहुत दिमाग लगाएंगे तो गलत भी हो जाएगा। बाकी सभी काम जो हैं वो ओवरलोड करेंगे, करंट को बढ़ाएंगे। डायरेक्ट चाहे आप तारों को टच कर दीजिए, चाहे शॉर्ट सर्किट करा दीजिए, और चाहे छात्रों जो है ओवरलोडिंग कर दें। तो दिए गए प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी। 25वां प्रश्न छात्रों यहाँ पे कहता है जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो इस प्रकार व्यवहार करती है। किसी तार से अगर विद्युत धारा जब प्रवाह कर रही हो, फ्लो कर रही हो, उस समय वो किस तरह से बिहेव कर सकती है? वो एक बैटरी की तरह से, एक चुंबक की तरह कर सकती, मैग्नेट की तरह, एक फ्यूज की तरह, कंपास सुई की तरह। तो आपको लग गया होगा छात्रों की कोई एक आंसर इसके अंदर लगभग आपका प्रबल दावेदार है, वो है चुंबक। मैग्नेटिक इंडक्शन आपने पढ़ा होगा, चुंबकीय प्रेरण के द्वारा छात्रों हम लोग क्या करते हैं कि धारा के प्रवाह को कराकर कॉइल के अंदर हम लोग मैग्नेटिज्म यानी चुंबकीय पदार्थ यानी चुंबकत्व के गुण को पैदा करते हैं छात्रों। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि एक तार करंट बहने के बाद जो है पुली जो मोटर होती है वो घूमना शुरू कर देती है छात्रों। एक तरह के चुंबकत्व के लक्षण पैदा हो सकते हैं जब वो तार के अंदर विद्युत धारा को प्रवाह किया जाए। लेकिन कंपास और फ्यूज और बैटरी यहाँ पे बिल्कुल इररेलेवेंट जो है उत्तर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी होना चाहिए, मैग्नेट यानी चुंबक की तरीके से। ये रहा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहता है फ्यूज तार आमतौर पर बना होता है। गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा है छात्रों की। जो फ्यूज वायर होता है, आपने तार देखा होगा जो हम लोग कटआउट होता था पहले वाला, इसके अंदर जो तार होता है ये किसका बना होता है? ये एक मिक्सचर होता है छात्रों, इसको एल्लोयस कह सकते हैं, मिश्र धातु कह सकते हैं। पहला कह रहा है टिन और लेड का,
ठीक है, निकिल और क्रोमियम, निकिल और तांबा, और क्रोमियम और चांदी। छात्रों सबसे बड़ी विशेषता ये कि जो तार होना चाहिए वो इस प्रकार का बना हो कि जो लो मेल्टिंग पॉइंट रखता हो, निम्न गलनांक हो, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट हो तो जल्दी से ये पिघल जाए। दूसरा छात्रों इसके अंदर रेसिस्टेंस ऊंचा हो, प्रतिरोध ज्यादा हो, इसलिए कि ये जल्दी से गर्म हो जाए, गर्म होगा तभी ये पिघलेगा। तो छात्रों इसको बनाया जाता है टिन और लेड से। टिन का जो सिंबल होता है उसको हम लोग SN बोलते हैं, स्टेनम बोलते हैं, और लेड जो होता है इसको हम लोग छात्रों PB बोलते हैं, प्लम्बम। लेड हिंदी में सीसा बोलते हैं, शीशा नहीं सीसा, लेड, इन दोनों का मिश्रण से हो। लेकिन जनरली छात्रों कहाँ से आपको ये मिलेगा, इसलिए आप लोग क्या करते हैं, पतला, वही जुगाड़ू काम जो हम लोग के यहाँ पतला से कॉपर का वायर छील कर लगा दिया जाता है इसके अंदर। अगर इस तार को आप बहुत ज़्यादा मोटा कर देंगे तो आपके विद्युत उपकरण सारे फूक जाएंगे, जल जाएंगे, सिर्फ ये बचा रह जाएगा। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि किसी से भी आप ये काला काम करवाएं वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये आप तार देख सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूज वायर। नेक्स्ट अगला है 27वां प्रश्न, कहता है कि बैटरी बनाने में, इन मेकिंग बैटरी, बैटरी बनाने में एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, जनरल क्वेश्चन है, बचपन से करते चले आ रहे हैं आप लोगों ने, खिलौने वगैरह में जो बैटरी लगाई होगी उससे संबंधित सवाल है। कहता है कि एक सेल का धनात्मक टर्मिनल अगले सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है, क्या सही है? एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल अगले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से अगले से जुड़ा होता है, उपयोग में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा छात्रों, जो आप सेल बैटरी वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, बैटरी वगैरह आपने देखा होगा इस तरीके से, जो ये बैटरी है छात्रों, इसका जो आगे का हिस्सा होता है ये आपका प्लस होता है और ये नीचे माइनस। फिर क्या होता है, ये देखा होगा आपने, फिर अगली जो बैटरी है इसका ये प्लस और इनके माइनस से जुड़ा होता है। तो ये वाला जो कनेक्शन है वो आपके लिए बिल्कुल सही होगा, यानी दिए गए विकल्प के अंदर पहला विकल्प आपका सही होगा कि एक बैटरी के अंदर हम लोग एक का प्लस और दूसरे के माइनस से जोड़ते हैं। इस तरह से पूरी श्रृंखला या सीरीज तैयार होती है। तो पॉजिटिव टर्मिनल वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल छात्रों, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 28वां, सर्किट में यानी कि परिपथ में कुंजी या स्विच कहाँ रखा जाए। एक सवाल है बहुत जनरल सा, एक परिपथ है, एक सर्किट है, डायग्राम आपने देखा होगा, एक बैटरी लगी है, प्लस माइनस बना हुआ है, एक प्रतिरोध या एक बल्ब या एक ट्यूबलाइट लगी हुई है। तो उसके अंदर कह रहा है कि भाई कहाँ, लेफ्ट साइड बैटरी के रखना चाहिए स्विच को, राइट साइड बैटरी के इधर रखना चाहिए, या कैन बी प्लेस एनीवेयर इन द सर्किट नियर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बल्ब। यहाँ पे इस तरह से कह रहा है छात्रों। तो अगर सही से देखें तो ऑप्शन सी है कि आप स्विच को कहीं पे भी रख सकते हैं, बैटरी के इधर भी और बैटरी के उधर भी रख सकते हैं। स्विच का काम है केवल धारा के प्रवाह को रोक देना, चाहे इधर और चाहे उधर, चाहे आप माइनस की तरफ रखिए चाहे प्लस की तरफ रखिए, ये काम दोनों तरफ करेगा। इसलिए जो है ऑप्शन सी यहाँ पे छात्रों बिल्कुल करेक्ट होगा। 29वां प्रश्न आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत प्रवाह के ताप पर प्रभाव पर आधारित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। पहला है गीजर, ठीक है, यानी आप लाइट से विद्युत धारा लगाकर उसको गर्म कर देते हैं, पहला। दूसरा हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर भी देखा होगा बाल बाल सुखाने के लिए, यानी आपने जो है बिजली का इस्तेमाल करते हुए उसमें से गर्माहट पैदा कर दी, हीट। तीसरा इमर्शन रॉड, जो कि आपने देखा है जो पानी के अंदर डिब्बों के है पानी को गर्म करते हैं नहाने के लिए। तो छात्रों आपने देखा है कि धारा का प्रवाह करके ताप को पैदा करना, इन तीनों के अंदर, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक प्रेस भी वही है। इलेक्ट्रिक प्रेस के अंदर भी हो, चाहे वो हीटर हो, चाहे वो गीजर हो, चाहे छात्रों हेयर ड्रायर हो, सब के सब ये जो है विद्युत धारा के ताप प्रभाव को संकेत की ओर इशारा कर रहे हैं, यानी इसकी पुष्टि करते हैं। 30वां प्रश्न है छात्रों, इलेक्ट्रिक हीटर में लगे तार को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर जो आपने देखा 1000 वाट, 1500, 2000 वाट के घरों में मिल जाएंगे। द वायर कंटेंट इन द इलेक्ट्रिक हीटर इज नाउन एज ए कंपोनेंट, घटक कहते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, सर्किट या स्प्रिंग बोलते हैं। तो छात्रों आपने देखा होगा इस तरह की उसके अंदर तार होता है, इस तरह से बने हुए जो तार होते हैं इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। जनरली ये नाइक्रोम का बना होता है जिसमें निकिल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। इसका प्रतिरोध बहुत ऊंचा होता है जिससे कि धारा प्रवाह करने पर ये लाल और तप्त गर्म हो जाता है। दिए गए प्रश्न का उत्तर छात्रों यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आज छात्रों हम लोग 30 क्वेश्चन कराएं, इसीलिए कि हम हर बार आपको 30 क्वेश्चंस कराने की, हर सेट में कराने की कोशिश करेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी हर प्रकार के प्रश्न और उत्तर आपको मिलते रहेंगे। इससे फायदा ये होगा कि आपके परीक्षाएं तक आते आते काफ़ी कुछ आप साइंस के प्रश्न और उत्तरों को कर लेंगे। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई छात्रों, और लगे बने रहिएगा हमारे साथ, बराबर जो है नियत रूप से इस क्लासेस को करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।